हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर दैट इज पब्लिक इंटरप्राइजेस का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। यानी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। इससे पहले हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक कॉर्पोरेशन के तीन टाइप्स, पब्लिक इंटरप्राइजेस के तीन टाइप्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़े, उसके फीचर, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस के बारे में हम लोग पढ़े और कई क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए, जिससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। जॉइंट वेंचर, वेंचर मतलब होता है बिजनेस और जॉइंट मतलब जॉइंटली बिजनेस किया जा रहा है। यानी कि जब दो बड़ी कंपनियां मिल के आपस में काम करती हैं उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, दो लार्ज स्केल पे कोई कंपनी काम, दो लार्ज स्केल हो चाहे स्मॉल स्केल, अगर दो बड़ी कंपनी या फिर दो कंपनीज आपस में मिल के काम कर रही है उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। सर ऐसा क्यों होता है सर कि दो कंपनी मिल के काम कर रही है? देखो, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल मारुति सुजुकी नाम है। अब नाम सुने होंगे कंपनी का, मारुति सुजुकी। मारुति इंडिया की कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है। ठीक है, तो जापान के पास, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट कि जापान हैज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट इनोवेट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी जापान के पास है। तो सुजुकी जो है जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स बाइक बनाती है। आप देखे होंगे कि रेस में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी है और मारुति इंडिया की कंपनी थी जिसके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं था मगर इंडिया का मार्केट कैप्चरिंग पूरा था। मारुति पहले इंडिया में प्रोडक्ट बेचती थी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, और साथ ही साथ इंडिया के लोगों का ट्रस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ था। मगर मारुति के साथ प्रॉब्लम क्या था कि मारुति के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, मारुति के पास इनोवेशन नहीं था। तो मारुति ने क्या किया, मारुति को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। सुजुकी को क्या चाहिए था, सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी था मगर इंडिया में उसको एंट्री चाहिए था। इंडिया में वो बिजनेस करना चाहता था, इंडिया में वो मार्केट कैप्चर करना चाहता था, इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता था। तो दोनों एक दूसरे का नीड फुलफिल कर दिया। मारुति को टेक्नोलॉजी चाहिए था, वो सुजुकी से ले लिया, और सुजुकी को इंडियन मार्केट में हिस्सेदारी चाहिए था, वो सुजुकी को मिल गया मारुति की तरफ से। तो दोनों मिलके जब कंपनी स्टार्ट की तो उस कंपनी का क्या नाम रखा, मारुति सुजुकी। तो जब दो बड़ी कंपनी आपस में मिलके काम करती है ना, तो एक अलग नाम डिसाइड कर लिया जाता है, एक अलग फर्म बनाया जाता है और उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। जब दो बड़ी कंपनी आपस में मिलके एक नया कंपनी स्टार्ट करती है और एक दूसरे की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, उसको कहते हैं मारुति सुजुकी, सॉरी, जॉइंट वेंचर। ठीक है, अच्छा, इससे और क्या फायदा है? एक तो एक दूसरे का नीड फुलफिल हो गया, दूसरा फायदा है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। मारुति का एक्सपर्ट मैनेजमेंट, सुजुकी कंपनी का एक्सपर्ट मैनेजमेंट, दोनों मिलके जब काम करेगा तो और एफिशिएंट मैनर में काम होगा। कैपिटल का कमी नहीं होगा, कैपिटल का भी कमी नहीं होगा। जब दो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पैसे का तो कमी होने से रहा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मार्केट कैप्चरिंग होगा, जेंट साइज का बिजनेस होगा। दो कंपनी जब बड़ी बड़ी लार्ज स्केल की कंपनी जब आपस में मिल जाएगी तो स्केल और बड़ा हो जाएगा। अभी रिसेंटली आपके सामने आइडिया और वोडा दोनों आपस में मर्ज किया। अगर दोनों आपस में मर्ज करता तो ये कंपनी दोनों डूब जाती। तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए आइडिया और वोडाफोन दोनों मर्ज किया और नया नाम क्या रखा, आइडिया वोडा, है ना। आप देखते होंगे बहुत सारा मर्जर भी हो रहा है बैंक्स का, है ना। तो ये सब क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस को बचाना और या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके से काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। एक बार हम लोग ओरली डिस्कस किए, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर फर्म ज्वाइन टुगेदर
establish new enterprises then it is known as joint venture. 2 or more कह रहा है, मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ दो या दो से अधिक। जैसे मारुति सुजुकी की देखिए बात, ये सुजुकी के है और ये मारुति कंपनी का है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर, दोनों मिलके क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर बनाना। द टू फर्म कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, दोनों कैपिटल भी लगाते हैं और दोनों मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से द जॉइंट वेंचर इज द पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म। तो आप कह सकते हो पार्टनरशिप भी है ना, जब दो कंपनी मिलकर आपस में काम कर रही है तो इसको पार्टनरशिप भी बोलेंगे। फर्म ऑफ सेम कंट्री एज वेल एज फर्म ऑफ डिफरेंट कंट्री। अच्छा, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाता है कि दोनों अलग अलग कंट्री का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंडिया की आइडिया और इंडिया का वोडा दोनों आपस में मर्ज किया तो सेम कंट्री का भी कंपनी आपस में मर्ज कर सकता है और दो डिफरेंट कंट्री का भी कंपनी आपस में मर्ज कर सकता है। बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल आपको दे रहा है, देखिए कुछ एग्जाम्पल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ज्वाइंट। टाटा आयरन तो आप जानते हैं इंडिया की कंपनी है। आईपीसीओएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। आईपीसीओएल फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। टाटा इंडस्ट्री प्राइवेट है, रतन टाटा जी का है, और आईपीसीओएल गवर्नमेंट का एक कंपनी है। दोनों मर्ज करके, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, दोनों मर्ज करके ईपी टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है तुंगभद्र इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ इंडिया। इंडिया का कंपनी है तुंगभद्र, और यामाहा मोटर कंपनी ज्वाइंट ऑफ जापान ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिरला यामाहा लिमिटेड, है ना। तुंगभद्र इंडिया की है और यामाहा मोटर आपको पता है जापान का है। ये दोनों मिलके बिरला यामाहा लिमिटेड का फॉर्मेशन किया इंडिया में। फिर उसके बाद जो एग्जांपल लिए, मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपस में फॉर्म करती हैं और कोलैबोरेट करके काम करती हैं। सर फीचर क्या है इसका, थोड़ा फीचर भी बता दीजिए। तो फीचर्स एकदम आसान है बच्चों, जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए तो फीचर आपके लिए आसान हो जाता है। फर्स्ट फीचर कह रहा है रिसोर्सेस, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। आपके पास, अब देखिए एक कंपनी जो पैसा लगाएगा, अब यहाँ पर दो कंपनी पैसा लगा रही है, दो कंपनी अपना रिसोर्सेज लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज भी बढ़ेगा और कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज और जॉइंट वेंचर के कारण रिसोर्सेज और कैपेसिटी दोनों इंक्रीज होता है ना। इन जॉइंट वेंचर कंपनी गेट लार्ज रिसोर्स फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स इनेबलिंग द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली। और इससे फायदा क्या है कि आप अपने कंपनी को बहुत तेजी गति से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ज्वाइंट वेंचर से फायदा क्या होता है, जैसे टेटली टी या फिर ताज, वाह ताज जो आप टी ब्रांड जानते हैं, या फिर रेड लेबल, ये सब विदेशी कंपनी है। कुछ विदेशी कंपनी है जैसे आपका टेटली विदेशी कंपनी, इंडिया में आके जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मर्ज करके काम किया। या फिर आप मारुति सुजुकी की ही बात करिए, तो क्या कर रहा है, सुजुकी को एक मार्केट चाहिए था, एक न्यू मार्केट चाहिए था। जापान में तो वो अपना धाक जमा के रखा था, इंडिया में वो मार्केट अपना कैप्चर करना चाहता था, तो क्या किया, मारुति के साथ टाई अप कर लिया, मारुति के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जापानी कंपनी सुजुकी को एक न्यू मार्केट मिल गया इंडिया में, है ना। हीरो होंडा नाम सुने ना, पहले आता था हीरो होंडा, अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। यू नो क्यों, क्योंकि हीरो और होंडा का करार था पहले, स्टार्टिंग में दोनों मिल के कंपनी स्टार्ट की, फिर उसके बाद हीरो और होंडा का दोनों का करार जो है एग्रीमेंट खत्म हो गया और अब दोनों अलग अलग हो गई। ठीक है, तो when a business enter into joint venture it can access new market, है ना। when foreign company, जब जैसे कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आ रही है, जैसे वॉलमार्ट इंडिया में आया, फ्लिपकार्ट को खरीदा, फ्लिपकार्ट के साथ मिल के काम किया, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या हो रहा
कि वॉलमार्ट को एक मार्केट मिल गया, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी है सऊदी अरामको, आप लोग नाम शायद नहीं सुने होंगे। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर कोई है तो नाम है उसका सऊदी अरामको, ठीक है। ये ऑयल रिफाइनरी का काम करता है, सऊदी गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है ये, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट का ये कंपनी है। और इस कंपनी का काम क्या है, क्रूड ऑयल निकालना और उसको रिफाइन करना। वर्ल्ड का 30%, 20 to 30% रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल का यही फुलफिल करता है। अब सऊदी अरामको इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहता है, तो वो रिलायंस पेट्रोकेमिकल के साथ टाई अप कर रहा है। अभी रिसेंटली ये डील चल रहा है, अभी डील फाइनल नहीं हुआ है, और अगर ये डील फाइनल हुआ तो सऊदी अरामको कम से कम नहीं तो 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में। किसके साथ? रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। तो इससे फायदा क्या होगा, जब सऊदी अरामको रिलायंस पेट्रोकेमिकल के साथ मिलकर बिजनेस करेगी तो इससे फायदा होगा कि आपकी इंडिया में सऊदी अरामको को एक मार्केट मिल जाएगा। आप देखे होंगे रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल पंप भी होता है कि नहीं? तो रिलायंस इंडस्ट्री अपना पेट्रोल सऊदी अरामको के साथ डील करेगा और उसी के साथ अपना सिस्टम, आप अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, जॉइंट वेंचर से एक न्यू मार्केट मिलता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है ना। फर्स्ट पॉइंट था आपका फीचर्स में इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड कैपिटल। आपके अगर जॉइंट वेंचर में काम करते हैं तो कैपिटल भी बढ़ता है, रिसोर्सेज भी बढ़ता है और न्यू मार्केट भी मिलता है आपको बिजनेस करने के लिए। थर्ड है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, है ना। आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का भी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम अगर कंपनी रन कर रहे हैं तो हम किसी के साथ टाई अप क्यों करेंगे? हम अपना नीड को फुलफिल करने के लिए, है कि नहीं। हम अगर कुछ चीज परचेज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमको उसका नीड रहेगा तभी ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसी टेक्नोलॉजी वाले कंपनी के साथ टाई अप कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपका नीड भी फुलफिल हो जाएगा और आप टेक्नोलॉजी भी एक्वायर कर लेंगे। तो जनरली क्या होता है, जॉइंट वेंचर के साथ जब काम की जाती है, जॉइंट वेंचर में जब काम किया जाता है तो हाईली टेक्निकल गुड्स का यूज किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने में। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या फायदा है? अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इससे फायदा है कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लागत कम होता है टेक्नोलॉजी के कारण, जिससे फायदा कंपनी को बहुत ज्यादा होता है। तो कंपनी क्या करती है, जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी के लिए भी करती है। तो देखिए क्या कह रहा है, एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडवांस टेक्नोलॉजी से फायदा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटता है और साथ ही साथ क्वालिटी इंक्रीज होता है। It saves lot of time, energy, investment because they do not have to develop their own technology. For example, joining hands with company developed nation, Indian company can get benefit of the advanced technology. अब जैसे कोई डेवलप्ड नेशन है, जापान, अमेरिका, तो जापान डेवलप्ड क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। अमेरिका डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। तो अब उस देश की कंपनी के साथ टाई अप करेंगे तो उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो बेनिफिट है वो हम लोग को मिलेगा, है ना। जैसे इंडियन रेलवे टाई अप किया है गूगल के साथ। आप देखते होंगे इंडियन रेलवे में गूगल का वाईफाई फ्री मिलता है आपको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा? ऑल बिकॉज क्योंकि गूगल के साथ इंडियन रेलवे टाई अप किया है। तो टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए भी हेल्प करता है। इनोवेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट, है ना। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी से टाइप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से लेस है, तो जाहिर सी बात है वो न्यू प्रोडक्ट भी इनोवेट करेगा, तो इनोवेशन का भी फायदा मिलता है ना। जॉइंट वेंचर हेल्प्स द बिजनेसमैन टू कम अप विद द न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू आइडिया एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन कंट्री का जो पार्टनर मेरे साथ जुड़ा। अब जैसे सऊदी अरामको रिलायंस पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़ी है, तो सऊदी अरामको का जो टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड का सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर है तो सऊदी अरामको, तो जाहिर सी बात है कुछ टेक्नोलॉजी होगा तभी ना।
तो उसका बेनिफिट अब किसको मिलेगा? रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा। आप शायद ये भी जानते होंगे कि टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, और अब क्यों टिकटॉक बैन हुआ? क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है और कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब क्या हो रहा है, टिकटॉक को खरीदने की बात हो रही है। कौन खरीद रहा है? तो अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपना दिलचस्पी दिखला रहा है कि टिकटॉक को खरीद ले। तो अगर टिकटॉक को वो खरीद लेता है तो अब टिकटॉक हो जाएगा फिर अमेरिकन कंपनी, तो फिर इंडिया के यूजर्स उसको यूज कर पाएंगे। तो कुछ ये करार होने वाला है, देखते हैं कहाँ तक आगे बात जाता है। तो कहीं ना कहीं टिकटॉक के लिए तो ये फायदे की बात है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जगह मिल जाएगा, मगर माइक्रोसॉफ्ट के लिए अगर सस्ता मिलेगा तभी वो खरीदेगा, महंगा वो पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि टिकटॉक का बहुत छवि खराब हो चुका है ना। तो जब किसी कंपनी का छवि खराब होता है तो उसका मार्केट वैल्यूएशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर सही दाम मिलेगा तो माइक्रोसॉफ्ट डील फाइनल करेगा, अदरवाइज पंगा है। ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो आप बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे इनोवेशन करके आप प्रोडक्शन करते हैं, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। तो व्हेन इंटरनेशनल कंपनी मर्ज विद द इंडियन कंपनी, they get immense benefit due to lower cost of production because low cost of material, labor, management, professional, chartered accountant, engineer, scientist, है ना। जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया के साथ टाई अप करता है तो इंडिया में थोड़ा रॉ मटेरियल भी सस्ता है, प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, तो लार्ज स्केल पे जब काम होता है ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। सिंपल सा बात है। आप 100 यूनिट बना रहे हैं और हम 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा एज कंपेयर टू जो 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका जॉइंट वेंचर का इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। जॉइंट वेंचर से फायदा क्या होता है ना, जैसे दो बड़ी बड़ी कंपनी दोनों दिग्गज हैं, तो आपका ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो आपको मार्केट कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं होता। अब जैसे सुजुकी मारुति के साथ टाई अप किया तो मारुति का ऑलरेडी ब्रांड है, और सुजुकी जब मारुति के साथ जुड़ गया तो सुजुकी को इंडियन मार्केट का, इंडियन कस्टमर्स का सपोर्ट मिल गया, है ना। मारुति का जो ट्रस्ट था वो सुजुकी को उसका बेनिफिट दे रहा है। बात समझे? तो व्हेन टू फर्म enter into joint venture, one party, है ना, one of the party benefits the other's goodwill। मारुति का गुडविल, मारुति का जो ट्रस्ट है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सुजुकी को मिलेगा। रिलायंस का जो ट्रस्ट है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सऊदी अरामको को मिलेगा। और सऊदी अरामको का जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा। तो ये लेन देन का प्रक्रिया चलते रहता है, which is already established in the market. A lot of investment is saved in the process, है ना। A process there is ready market waiting for the product to be launched। तो इससे फायदा क्या होता है? अब जैसे सऊदी अरब आता है इंडिया में, अपना पेट्रोल पंप सेटअप करता, अपना इन्वेस्टमेंट करता, अपना प्रचार करता, बेनिफिट देता कस्टमर को, तो बहुत सारा खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक्सपेंसेस होता है एडवर्टीजमेंट में, तो वो सब बच जाता है जब आप इस तरीके से कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जॉइंट वेंचर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो देखो जॉइंट वेंचर बहुत आसान, जब दो बड़ी कंपनी आपस में मिलके काम करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। वो एक ही कंट्री का भी हो सकता है, कोई प्राइवेट और सरकारी कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होता है? इसको हम लोग पीपीपी मॉडल भी बोलते हैं, P3 मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप PQ मॉडल भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, नाम से ही क्लियर है। पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या? वो कंपनी जो सरकारी है, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, और दोनों का क्या चल रहा है? पार्टनरशिप चल रहा है। पार्टनरशिप चल रहा है मतलब कि दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई सरकारी कंपनी
किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिल के काम करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि लोगों को सर्विसेज मिले, मगर सरकार के पास कभी कभी पैसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट लोगों को अट्रैक्ट करती है और बोलती है भाई आप पैसा लगाइए, आप पैसा लगाइए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। जैसे दिल्ली मेट्रो, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो जो बना है वो PPP मॉडल पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बना है। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली मेट्रो का पूरा कंट्रोल सरकार का है, मगर इन्वेस्टमेंट कौन किया है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग, प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट की है, प्राइवेट कंपनी का टेक्नोलॉजी छिपा हुआ लगा हुआ है इसमें। इससे फायदा क्या है कि कस्टमर्स को, जो पैसेंजर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है और बदले में उनको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज होता है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज मतलब आप अगर सर्विस लीजिएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आप अगर सर्विस नहीं लीजिएगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या है कि सरकार डेवलपमेंट भी कर पाती है, सरकार को पैसा का कमी भी नहीं होता है, और सरकार जो टिकट बेच के पैसा कलेक्ट कर रही है वही पैसा को रीपेमेंट कर देती है जो लोग इन्वेस्ट किए हैं। बात समझे? तो ये बेनिफिट है। तो इसमें होता क्या है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके और बिजनेस कंटिन्यू करती है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज वेंचर which is funded and operated through partnership। जहां पर फंडेड मतलब क्या होता है, फंड मतलब पैसा लगाना, और ऑपरेशन दोनों मिलके करता है, पैसा भी सरकार लगाती है और प्राइवेट, और दोनों मिलके काम करती है। एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, दीज स्कीम्स आर आल्सो रेफर्ड एज PQ मॉडल, P3 मॉडल और PPP मॉडल, है ना। PPP एग्जाम्पल जैसे देखिए, हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड and constructed by private developer and then leased to hospital authority। प्राइवेट डेवलपर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया हॉस्पिटल और प्राइवेट अथॉरिटी को दे दिया गया, गवर्नमेंट को दे दिया गया। प्राइवेट कंपनी एक्ट एज द लैंडलॉर्ड एंड प्रोवाइड हाउस कीपिंग सर्विसेज, है ना। अभी रिसेंटली आप सुने होंगे कि लाल किला बेच दिया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे लाल किला बेच दिया, लाल किला बेच दिया। तो लाल किला बेचा नहीं गया, एक्चुअली में रेड फोर्ट का मेंटेनेंस का जो है सर्विस दिया गया किसी प्राइवेट कंपनी को। मोदी करके एक कंपनी है जो मेंटेनेंस का काम करती है। तो लाल किला का मेंटेनेंस, साफ सफाई, ऐतिहासिक धरोहर है तो कहाँ पर रिपेयरिंग कब करना है, कब नहीं करना है, गार्डन मेंटेन करना है, अंदर में गार्डन भी है अगर गए होगे तो ये प्राइवेट कंपनी क्या करती है, सिर्फ मेंटेनेंस का काम करती है। मतलब सरल शब्द में कहें तो झाड़ू पोछा का काम करती है। अब लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जिनको समझ में नहीं आता कि बेच दिया, अरे भाई तो इसको क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लाल किला किसका है, गवर्नमेंट का। मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रहा है। बात समझे? तो इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे इसका फीचर क्या है ना। कुछ फीचर्स इसके भी हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ सब कुछ चैप्टर ओवर। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि लाल किला के साथ जो मोदी कंपनी टाई अप की, तो इसमें क्या हो रहा होगा, रेवेन्यू टिकट बेच के, लाल किला में एंट्री के लिए टिकट लगता है, तो टिकट बेच के जो पैसा आ रहा है, कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी को चला जाता होगा और कुछ पैसा सरकार को चला जाता होगा। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। अब जैसे दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो जो है वो सरकार का है, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट किसका, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। तो अगर आप यूज करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप यूज नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज मतलब जो पैसेंजर यूज करेगा। अब जैसे आप लाल किला जा रहे हैं तो आप मजा लिए तो आपको पैसा देना पड़ा, दिल्ली मेट्रो यूज किए तो आप सर्विसेज लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा।
तो इन सम टाइप ऑफ पीपीपी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय यूजर सर्विसेज एंड नॉट बाय द टैक्स पेयर। अब जैसे आप ये बताओ, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या फिर मान लो पुलिस, पुलिस आपको क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। क्या पुलिस आपसे कभी पैसा मांगने आया कि हाँ भाई हम तुमको सिक्योरिटी दी, तुम हमको पैसा दो? वो लोग घूस ले लेते हैं, वो अलग बात है। आप दे रहे हो तब वो ले रहा है, आप नहीं दोगे तो नहीं लेगा। बात समझे? तो ये पुलिस को सैलरी कहाँ से मिलता है? तो पुलिस को सैलरी मिलता है टैक्स पेयर का पैसा से। आप जो सामान खरीदते हैं तो उस पे लगता है टैक्स, और वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, और सरकार उसी पैसा को किसको देती है? पुलिस को देती है। ठीक है, तो पुलिस वगैरह में आपको टैक्स पेयर का पैसा मिलता है, मगर मेट्रो वगैरह में टैक्स पेयर का पैसा नहीं जाता। जो सर्विस यूज करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। बात समझे? दोनों में डिफरेंस है। सरकार की तरफ से जो डिफेंस सिस्टम पे खर्च हो रहा है वो उसमें टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, हर भारतीय का कंट्रीब्यूशन है वहां पे। मगर आप इंडियन रेलवे यूज कर रहे हैं या फिर मेट्रो रेल यूज कर रहे हैं, रेड फोर्ट घूम रहे हैं, तो यहाँ पर आप घूम रहे हैं इसलिए आप पैसा दे रहे हैं, नहीं जाओगे तो नहीं देना पड़ेगा। बात समझे? तो जो बंदा सर्विस लेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी मिलता है, यानी कि आप मान लीजिए आप इन्वेस्ट किए, अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपको छूट मिलेगा टैक्स में, है ना। जैसे हर बिजनेस, मान लीजिए आप, हम बिजनेसमैन है, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, हम इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। सरकार एडवर्टीजमेंट निकाली कि भाई ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, आप पैसा लगा सकते हैं इसमें, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम, ठीक है, हमको बेनिफिट मिलेगा, मगर सरकार ना कभी कभी अट्रैक्ट करने के चक्कर में कहती कि ठीक है, आप अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगा। इसको कहते हैं कैपिटल सब्सिडी, यानी कि आप जितना पैसा लगाओगे उतना आपको छूट मिलेगा टैक्स में। तो इससे क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखते हैं भाई कि अगर टैक्स में छूट मिल रहा है तो और क्या बात है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। डबल फायदा, एक जो हम पैसा लगाएंगे उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा और दूसरा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन मैन्युफैक्चरर सेक्टर द गवर्नमेंट में प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडी। ये आपका ये नया वर्ड है, कैपिटल सब्सिडी मतलब टैक्स में छूट, इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट टू मेक मोर अट्रैक्टिव टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। इन सम केसेस गवर्नमेंट में प्रोवाइड रेवेन्यू सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और प्रोवाइडिंग ग्रांट एनुअल रेवेन्यू, है ना। एनुअल रेवेन्यू हो गया, एनुअल रेवेन्यू मतलब सबका एक ही मतलब है, टैक्स में छूट मिलना। ठीक है, तो टैक्स में छूट दिया जाता है वैसे बिजनेसमैन को जो इस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई ये पीपीपी मॉडल कहाँ एप्लीकेबल होता है। पीपीपी मॉडल वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पब्लिक वेलफेयर करना बहुत जरूरी है। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो का विस्तार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, वहां के लोग ज्यादा इधर से उधर मूव करते हैं। तो मेट्रो जो है एक लाइफलाइन का काम करता है। मेट्रो लोगों को स्पीड दे रहा है कि आप जल्दी से पहुंच जाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, उनका काम आसान होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, और इससे क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। तो वैसा प्रोजेक्ट जहां पर पब्लिक वेलफेयर का ज्यादा जरूरी है, वैसा काम जहां पर इंस्टेंट डेवलपमेंट का जरूरी है। अब जैसे हाईवे बनाना, एक गांव को शहर से जोड़ना, गांव को हाईवे से जोड़ना, ये उस गांव का विकास का काम करता है। तो गांव में सड़क पहुंचाने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वैसा प्रोजेक्ट जहां पर पब्लिक वेलफेयर हो, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट हो। हाई प्रायोरिटी में क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये सब क्या है,
हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है ताकि वेलफेयर अच्छा हो। अब जैसे राफेल का जो डील हुआ, तो राफेल का डील जो है हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का सुरक्षा का बात है। ये बात समझ में आया? तो इसलिए कह रहा है पीपीपी मॉडल जो है हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पे काम करता है। पीपीपी इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? रोड, डैम, ब्रिज। अब बिहार में जो बाढ़ आता है हर साल, अगर सही तरीके से डैम बना दिया जाए तो क्यों बाढ़ आएगा भाई? क्यों लोग इतना नुकसान झेलेगा? मगर नीतीश सरकार है, 15 साल से राज तो कर रहा है मगर कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पीपीपी इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टारगेटेड एट पब्लिक वेलफेयर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो डीएमआरसी का एक आपको मेट्रो भी चिपका दिया है कि लो भाई थोड़ा घूम लो। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट और, शेयरिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? टिकट बेच के जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो दिल्ली मेट्रो क्या करता है? शेयर करता है रेवेन्यू। मतलब टिकट बेच के जो पैसा आया, जो लोग पैसा लगाए हैं उनको उतना रेशियो दे दिया जाता है, एक रेशियो एग्री किया जाता है। जैसे टिकट बेच के 100 रुपया आया, 60 रुपया सरकार का, 40 रुपया आपका, धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी पेमेंट होगा और प्रिंसिपल का भी पेमेंट हो जाएगा। बात समझे? तो द रेवेन्यू ऑफ पीपीपी इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस एग्री इन एग्रीड रेशियो। पहले से जो रेशियो एग्री कर लिया गया है उसी के आधार पे आपका क्या होता है? रेवेन्यू का शेयरिंग हो जाता है। एंड लास्ट है प्रॉब्लम विथ पीपीपी। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि द मेन प्रॉब्लम विथ पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट private investor obtain a rate of return that was higher than the government bond rate, even though the most of the income risk is borne by the public sector। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा बात है। प्रॉब्लम ये है कि अब दो लोग पैसा लगा रहे, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। तो जब प्रॉफिट होता है तब तो प्राइवेट को पैसा मिल जाता है और ये लोग खुश रहते हैं। ठीक है, ये लोग खुश है। मगर जब लॉसेस होता है ना तो वो किसको बियर करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। बात समझे? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फिक्स रेट पे मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पैसा लगाए हैं तो कितना भी प्रॉफिट हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10,000 अगर हमको मिलना है महीने का तो 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। मगर अगर दिल्ली मेट्रो को लॉस हो रहा है, जैसे अभी कोविड की वजह से दिल्ली मेट्रो बंद है, तो लॉस तो हो रहा है, टिकट तो बिक ही नहीं रहा, तो लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो ये लॉस प्राइवेट बियर नहीं करेगा, हमको मेरा पैसा मिलेगा। ये लॉस कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट बियर करेगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बात समझे? तो जनरली पब्लिक सेक्टर को इनकम रिस्क बॉर्न करना पड़ता है, यानी कि लॉसेस किसको बियर करना पड़ता है? पब्लिक सेक्टर को, है ना। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो बेसिकली पीपीपी मॉडल क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के साथ, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई गवर्नमेंट कंपनी मिलके काम करती है तो वो पीपीपी मॉडल होता है। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, पैसे का कमी नहीं होता, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज होता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है और पीपीपी मॉडल क्या होता है। इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे 4th चैप्टर के बारे में, और वहां हम लोग देखेंगे कि आखिर 4th चैप्टर में आपको क्या पढ़ना और क्या डिस्कस करना है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।